जय हिंद दोस्तों। आर के टीच जीएस में आपका स्वागत है। हमने अगले वीडियो में देखा था गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम आपको अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना बता दिए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं पहले अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग जो डॉक्टर होते हैं आँख, कान, नाक एवं गले के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए उपयोग में लाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक एवं गले के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो परमाणु भट्ठी होती हैं उसमें सूर्य के प्रकाश को, परमाणु भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो टेबल लैंप होता है, टेबल पर जो लैंप होते हैं उसका शेडो जो होता है, आप देखे होंगे जो टेबल पर लैंप रख के पढ़ाई किया जाता है, इस पे जो लैंप लगा हुआ होता है ऊपर, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि कम क्षेत्र को अधिक प्रकाशित किया जा सके। आगे देख लेते हैं। मोटर कारों, रेल इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे सर्च लाइट जो होती है इस तरह, इसमें जो परावर्तक के रूप में लगा हुआ होता है, यहाँ पे बल्ब होता है, यही परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण लगा होता है। ये टार्च हो गई, और टार्च में यह अंदर की तरफ लगा होता है। आगे ये अवतल या उत्तल लेंस होते हैं। तो इस तरह से जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट रेल इंजनों, स्टीमरों और मोटर कारों का जो आगे का जो लाइट होती है, उसमें पीछे जो परावर्तक के रूप में कार्य करता है वह अवतल दर्पण ही होता है। आगे देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया अवतल दर्पण का उपयोग। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो मोटर कार होती हैं उसमें जो साइड मिरर होता है, साइड देखने के लिए बगल से जो साइड लगा हुआ होता है, ड्राइवर जिसमें देखता है पीछे के सभी गाड़ियों को, वह उत्तल दर्पण होता है। वह कैसा होता है? उत्तल दर्पण। मोटर कारों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगाया जाता है। आगे देख लेते हैं। गली मोहल्लों या सड़कों पर लगे जो लैंप होते हैं उनमें परावर्तक के रूप में और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे गली मोहल्लों में परावर्तक के रूप में ये लैंप लगे होते हैं। इन लैंपों में यह जो परावर्तक तल होता है, यहाँ पे बल्ब बहुत सारे लगे होते हैं, और यह परावर्तक के रूप में बल्बों के पीछे जो कार्य करता है, चमकीला वाला भाग होता है, वही होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक, हमने देख लिया कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण के दो उपयोग होते हैं। मोटर कारों के साइड जो मिरर होते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और गली मोहल्लों, सड़कों और सड़कों पर जो लैंप लगे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए अब आगे देख लेते हैं। दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी कि चिन्हों का निरूपण कैसे करेंगे। वस्तु की दूरी प्लस में लेंगे कि माइनस में, फोकस दूरी प्लस में लेंगे कि माइनस में, वक्रता त्रिज्या प्लस में लेंगे कि माइनस में, इन्हीं सबों के चिन्हों के बारे में हम जानते हैं। आइए देखते हैं आगे। आप लोग ने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में एक्स वाई अक्ष और एक्स अक्ष दो रेखाएं होती हैं, ये सभी को पता होगा। इसे कहा जाता है मूल बिंदु। इसे कहा जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं ओर, किधर? दाईं, और इधर बाईं ओर हो जाएगा। मूल बिंदु के दाईं ओर जाने पर इधर प्लस में संख्या लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? प्लस में। और ये यक्ष अक्ष से ऊपर जाने पर भी संख्याओं को प्लस में लिखा जाता है। संख्याओं को किस में लिखा जाता है? प्लस में। और मूल बिंदु से बाईं तरफ आने पर माइनस में संख्याओं को लिखा जाता है। माइनस में। और मूल बिंदु से नीचे, यानी कि यक्ष अक्ष से नीचे आने पर माइनस में संख्याओं को लिखा जाता है। ऋणात्मक होती हैं ये संख्या।
तो ये सभी को पता होगा। इसी के आधार पर हम जानेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण में चिन्हों का निरूपण कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि यह अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, जिसके बाहरी भाग पर कलई किया गया हो, उठे हुए भाग पर कलई किया गया हो और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का यह मध्य बिंदु पोल कहलाता है। पोल यानी कि ध्रुव, जिसे P से दर्शाते हैं, जिसे P से दर्शा देते हैं। यदि हम यहाँ से एक रेखा खींच दें इस तरह, देखिए तो इस तरह खींच देते हैं, तो यह वाई अक्ष की तरह कार्य करने लगेगा, यह एक्स अक्ष की तरह कार्य करने लगेगा। तो देखिए यह होगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब देखिए अवतल दर्पण का फोकस किधर होता है? इधर। जो ध्रुव है यह मूल बिंदु की तरह कार्य करेगा। याद रखिएगा, जो ध्रुव है यह मूल बिंदु की तरह कार्य करेगा। तो फोकस तो इधर होता है। अब यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु के बाईं तरफ की सभी दूरियां किस में लेते हैं? देखिए तो माइनस में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? फोकस स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए देख लीजिए फोकस क्या होगा? फोकस दूरी, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। आपने कैसे जाना कि फोकस दूरी ऋणात्मक होगी? हमने कहा कि जो पोल होता है, ध्रुव होता है, वह कार्तीय तल जो हम दर्शाते हैं उसमें मूल बिंदु की तरह कार्य करेगा। मूल बिंदु से बाईं तरफ जाने पर सभी संख्याएं जितनी भी आती हैं उनको माइनस में लेते हैं। तो देखिए फोकस क्या हुआ? ऋणात्मक हो गया। आप जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र भी इधर ही होता है, बाईं तरफ, यानी कि पोल के बाईं तरफ। यहाँ पे C हो जाता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल r से। तो अब बताइए अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा? बाईं तरफ है, बाईं तरफ के मूल बिंदु से बाईं तरफ की सभी दूरियां किस में लेते हैं? ऋणात्मक में। तो वक्रता त्रिज्या भी किस में हो जाएगी? ऋणात्मक। वक्रता त्रिज्या बराबर ऋणात्मक। अब देख लीजिए फोकस, अब इधर वस्तु रखते हैं। वस्तु की दूरी देख लीजिए। अवतल दर्पण में वस्तु 6 को स्थिति प्रतिबिंब बनाने के लिए बताए हैं आपको अगले वीडियो में। उसमें देखे होंगे वस्तु को हमेशा ध्रुव से बाईं तरफ रखें, ध्रुव से बाईं तरफ। तो बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक में लेते हैं। वस्तु की दूरी किस में लेते हैं? हमेशा ऋणात्मक में लेते हैं। वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी ऋणात्मक। अब बच गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब। अब रह गया प्रतिबिंब की दूरी। देख लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। प्रतिबिंब की दूरी आभासी प्रतिबिंब जब बनता है, जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि ध्रुव के दाईं तरफ, ध्रुव के दाईं तरफ। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ बनता है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, वास्तविक के लिए धनात्मक, वास्तविक के लिए ऋणात्मक होती है। वास्तविक के लिए क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब आप देखे होंगे 5 की स्थिति बनाए थे प्रतिबिंब की स्थितियों को लेकर, और 5वीं स्थिति में प्रतिबिंब ध्रुव के बाईं तरफ ही बना था। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। और आभासी के लिए, आभासी के लिए प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। आपने देख लिया कि इस तरह हम देख रहे हैं कि पोल जो होता है ध्रुव के बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक में और दाईं तरफ की सभी दूरियां धनात्मक में ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव के बाईं तरफ की सभी दूरियां
ऋणात्मक में और ध्रुव के दाईं तरफ की सभी दूरियां धनात्मक में लिखते हैं। अब बात आ गई ऊपर और नीचे की। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी किस में लेंगे और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी किस में लेंगे। तो मुख्य अक्ष से देखिए, यह एक्स अक्ष मान लीजिए कि मुख्य अक्ष है, इससे दूर ऊपर जा रहे हैं तो कैसी दूरी है, प्लस प्लस प्लस, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां प्लस में लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां माइनस माइनस माइनस, देखिए माइनस आया तो माइनस में लेते हैं। तो याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां यानी कि वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में ले लेंगे और प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है तो मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो आगे देख लेते हैं, यह तो हुआ अवतल दर्पण के लिए। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण का। किसका देखते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखिए फोकस किधर होता है, या तो पोल होता है ध्रुव के दाईं तरफ होता है, यानी कि यहाँ से हो गया फोकस दूरी देखिए धनात्मक हो गया। फोकस दूरी कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु से इधर की सभी दूरियां धनात्मक मिली जाती हैं। अब इधर आता है वक्रता केंद्र, यहाँ से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आर से दर्शाते हैं, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देख सकते हैं कि पोल से दाईं तरफ वक्रता त्रिज्या है, तो दाईं तरफ की सभी दूरियां किस में लेते हैं, प्लस में, तो यह वक्रता त्रिज्या भी किस में हो जाएगा, प्लस में, वक्रता त्रिज्या भी प्लस में। अब देख लेते हैं वस्तु की दूरी। इसमें उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी हमेशा पोल से जो होता है ध्रुव से हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। किधर रखा जाता है, बाईं तरफ। आप जानते हैं कि बाईं तरफ की सभी दूरियां किस में लेते हैं, ऋणात्मक में। तो इसमें भी उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में भी वस्तु की दूरी को किस में लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। वस्तु की दूरी को किस में लेंगे, ऋणात्मक ले लिया जाएगा, ऋणात्मक। और आभासी प्रतिबिंब के लिए आप जानते हैं धनात्मक दूरी और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक ले लेते हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की सभी दूरियां यानी कि लंबाई जो होती है वस्तु की धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक में लेते हैं। इस तरह से हमने देखा कि अवतल और उत्तल दर्पण में चिन्हों का निरूपण कैसे किया जाता है। आगे देखते हैं दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा के 2। आप जानते हैं कि फोकस दूरी को यफ से दर्शाते हैं, स्मॉल यफ से, और वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से बटा के 2, यानी कि यफ बराबर r/2 होता है। इस दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको हम अवतल और उत्तल दर्पण दोनों से निगमन करेंगे, यानी कि इसको दिखाएंगे कैसे आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका निगमन। यफ बराबर r/2 पहले देखेंगे अवतल दर्पण से। आइए देखते हैं अवतल दर्पण से यफ बराबर r/2 का निगमन। देख लेते हैं, यह आपको दिखाई दे रहा है कि अवतल दर्पण ही है जिसके उभरे भाग पर कलई किया गया है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। माना m1 और m2 कोई अवतल दर्पण है। यह हो गई मुख्य अक्ष, माना कोई m1 m2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस यफ है और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है, C है। माना कोई m1 m2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस यफ और वक्रता केंद्र C हो। मुख्य अक्ष के समांतर कोई AB प्रकाश किरण दर्पण के B बिंदु पर आकर टकराती है।
बी बिंदु से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। कहाँ से चली जाती है? मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। आगे देखिए, आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होती है। यह बी बिंदु को हम वक्रता केंद्र से मिला देते हैं, वक्रता केंद्र से मिला देते हैं। देखिए मिला दिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। अब देखेंगे, माना कोई M1 M2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C और मुख्य अक्ष के समांतर AB प्रकाश किरण दर्पण के B बिंदु पर टकराती है, टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है तथा वक्रता केंद्र को B बिंदु से मिलाने पर। अब देख लेते हैं, यहाँ से एक कोण यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। चित्र में कोण ए बी और सी, कोण ए बी और सी तथा कोण सी बी एफ, जिस कोण को लिखा जाता है उसको बीच में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? बीच में। देखिए इस कोण को लिखें बी को, तो बीच में लिखें। चित्र में कोण ए बी सी तथा सी बी एफ आपतन कोण तथा परावर्तन कोण है। अतः इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। यह किस नियम से? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। आप जानते हैं कि परावर्तन के नियम से क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए, एक यह समांतर रेखा किसके जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर AB प्रकाश किरण जा रही है, जिसको CB रेखा तिर्यक में काट रही है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तिर्यक रेखा काट रही है दो समांतर रेखाओं को, एक AB को और मुख्य अक्ष को, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं। तथा कोण ABC बराबर कोण BCF, समीकरण नंबर 2। किस नियम से? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। इन्हें एकांतर कोण बोला जाता है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण बोले जाते हैं। समीकरण देख लीजिए 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखिए, तो बायां पक्ष बराबर है दोनों, बायां पक्ष ये भी ABC, ये भी ABC, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। अतः कोण CBF बराबर कोण BCF, कोण CBF कोण BCF के बराबर है। ये एंगल देख लेते हैं, B कहाँ है? यहाँ पे, और C कहाँ है? यहाँ पे। देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, ये देखिए एक त्रिभुज है, बना देते हैं एक त्रिभुज। यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे F है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। C और B आपस में बराबर होंगे, C और B आपस में बराबर होंगे। CBF एक त्रिभुज है जिसमें C और F आपस में बराबर हो गए। यहाँ से देखिए, तो आप जानते हैं कि यह नियम होता है, त्रिभुजों का रूल होता है कि यदि दो सम्मुख कोण, दो कोण, किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं, ये वाली भुजा और इसके सामने की भुजाएं ये वाली बराबर होती हैं। अतः हम लिख सकते हैं, अतः कोण B
कोण बी के सामने की भुजा एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी के सामने की भुजा, देखिए सी के सामने की भुजा बी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक, बी एफ के बराबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यदि यहाँ से हम दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, आप जानते हैं कि दर्पण का जो ये व्यास होता है इसी को द्वारक कहते हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, इस दर्पण का द्वारक अगर छोटा करते जाएं तो ये बी पॉइंट जो है एफ के नज़दीक, पी के नज़दीक आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, पी के नज़दीक आ जाएगा। बी पॉइंट पी के नज़दीक आ जाएगा। बी एफ है वह पी एफ के बराबर हो जाएगा। बी एफ जो है पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब बिंदु बी ध्रुव पी के नज़दीक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, जो बी एफ है, बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। किसके, पी एफ के बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए तो जो एफ सी है, एफ और सी है किसके बराबर है, बी एफ के। और यहाँ से बी एफ बराबर पी एफ हमने कर लिया, बी एफ बराबर पी एफ। अतः यहाँ से देखिए एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर पी एफ, एफ सी बराबर पी एफ, क्योंकि हमने बी एफ की जगह क्या रख दिया, बी एफ की जगह क्या रख दिया, पी एफ रख दिया, पी एफ रख दिया। आगे देखते हैं, आइए यहाँ से चित्र में देखिएगा, थोड़ा सा चित्र से पी सी बराबर पी और सी पी सी बराबर लिख क्या सकते हैं, एफ सी और पी एफ, एफ सी प्लस पी एफ। देखिए तो यहाँ की पूरी दूरी P और C के दूरी को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एफ सी और एक है पी एफ। वही हमने लिखा है कि पी सी बराबर पी एफ प्लस पी सी। चित्र से पी सी बराबर एफ सी प्लस पी एफ आया है। यहाँ से हम देखेंगे एफ सी बराबर कितना है, पी एफ, एफ सी बराबर पी एफ, तो एफ सी का मान कितना रखेंगे, पी एफ। पी सी बराबर एफ सी का मान पी एफ प्लस पी एफ, ये पहले से है, तो पी सी बराबर आ जाएगा 2 पी एफ। आप यहाँ से देख सकते हैं पी सी की दूरी कितनी है बताइए तो। पी सी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर। यहाँ से यहाँ तक कि पी और सी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो पी सी का मान कितना आ जाएगा, स्मॉल आर बराबर, ये देखिए 2 पहले से है और गुणा पी एफ, देख लीजिए कहाँ है, पी और एफ, यहाँ से यहाँ तक ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से, तो स्मॉल एफ हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल एफ। यहाँ से देखेंगे एफ के साथ 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, अर्थात एफ बराबर क्या आ जाएगा, r/2। अर्थात हमने सिद्ध कर दिया कि अवतल दर्पण से एफ बराबर r/2 का निगमन हमने किया और देखा कि इस तरह लगता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा और देखिए यहाँ से, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फोकस होता है, फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ठीक, अवतल
तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए, अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए F बराबर R/2 होता है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोनों में ही यही सूत्र लगता है। दोनों दर्पण में कौन सा सूत्र लगता है? यही वाला लगता है। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अब आगे देख लेते हैं अवतल तथा उत्तल दर्पण के लिए F, U तथा V में संबंध। अब F क्या होता है? पहले से आपको बता दें कि F जो होता है फोकस दूरी होती है, V प्रतिबिंब की दूरी, और U से वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं। U से किसको दर्शाते हैं? वस्तु की दूरी। और इनमें संबंध दोनों दर्पणों के लिए एक ही जैसा होता है, अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए, जिसे दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता क्या है? यदि वस्तु की दूरी U हो, प्रतिबिंब की दूरी V हो, फोकस दूरी F हो, तब दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, यही सूत्र होता है। इसे दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, उसको अलग से एक वीडियो बनाए हुए हैं, उस पे जाके आप देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। सवाल लगाते समय इस सूत्र पे चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है। अवतल दर्पण के लिए U का मान क्या होगा, V का मान क्या होगा और F का मान क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये चिन्हों का ध्यान रखते हुए सवाल को लगाते हैं। और उत्तल दर्पण के लिए U का मान धनात्मक कि ऋणात्मक, V का मान धनात्मक कि ऋणात्मक, F का मान धनात्मक कि ऋणात्मक, इन सभी चिन्हों को ध्यान में रख के सवाल को लगाया जाता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के लिए जो दर्पण सूत्र होता है वह होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। आइए आगे देख लेते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है देख लेते हैं। यह है मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, यानी कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत यानी कि 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहा जाता है? रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे H डैश से प्रदर्शित करते हैं, बटा के वस्तु की लंबाई यानी कि H, जिसे H से प्रदर्शित करते हैं, के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर होता क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई बटा के वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक। और यह लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई रखते समय ध्यान रखिएगा कि चिन्हों का ध्यान रख लीजिएगा। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई ले रहे हैं तो प्लस में लेंगे, मुख्य अक्ष से नीचे की लंबाई ले रहे हैं तो माइनस में ले लेंगे। या रेखीय आवर्धन का एक और सूत्र होता है, या यम बराबर, यम किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन को। यम बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी यानी कि B बटा के वस्तु की दूरी। यह भी रेखीय आवर्धन का ये सूत्र होता है, बटा के वस्तु की दूरी U। यहाँ पे माइनस लगा होता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यम बराबर क्या हो जाएगा? -B बटा के U। यहाँ से आप देख सकते हैं रेखीय आवर्धन इसके बराबर भी है H डैश बटा के H, और रेखीय आवर्धन इसके बराबर भी है -B बटा के U। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वाला जो H डैश बटा के H है -B बटा के U के भी बराबर होगा। लिख लीजिएगा, यम बराबर H डैश बटा के H बराबर -B बटा के U। सवाल लगाते समय जिसमें संबंध दिया रहेगा, या तो इसमें दिया रहेगा तो इनको साथ में ले लेंगे, या तो इनके बीच में दिया रहेगा संबंध, तो इनको साथ में लेके हम सवालों को हल कर लिया करते हैं। अब आगे आ जाता है कि रेखीय आवर्धन जो होता है, रेखीय आवर्धन का मान 1 से
ज़्यादा कब होगा, 1 से कम कब होगा और 1 के बराबर कब होगा। तो देख लीजिए, यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी हो, तो रेखीय आवर्धन का जो मान होता है वह 1 से हमेशा बड़ा आता है। देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई यदि वस्तु की लंबाई से बड़ी हो तो रेखीय आवर्धन का मान 1 से हमेशा बड़ा आता है। और दूसरा का कंडीशन क्या आता है, यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी हो, क्या हो, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी हो तो रेखीय आवर्धन का मान सदैव 1 से छोटा आता है। आगे देखिए, तीसरा कंडीशन क्या आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगी, प्रतिबिंब की लंबाई भी बराबर, वस्तु की लंबाई भी बराबर, तो भाग देंगे तो हमेशा 1 आएगा कट के। यदि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर हो तब रेखीय आवर्धन का मान सदैव 1 के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। लिख लीजिएगा इसको, ठीक। और एक बात और यहाँ पे सुन लीजिए, चौथा कंडीशन क्या आ जाएगा, यदि प्रतिबिंब उल्टा हो, उल्टा प्रतिबिंब के लिए, उल्टे प्रतिबिंब के लिए उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान हमेशा ऋणात्मक आता है, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा ऋणात्मक मिलेंगे और यहाँ अगर कोई ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो हमेशा ऋणात्मक आएगी। उल्टे प्रतिबिंब के लिए जो यम होता है, रेखीय आवर्धन होता है, हमेशा किस में आता है, ऋणात्मक में आता है। और पांचवा क्या आ जाएगा, सीधे प्रतिबिंब के लिए देख लेते हैं, सीधे प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है, सीधा प्रतिबिंब में आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर, सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरी किस में लेते हैं, धनात्मक में। तो प्रतिबिंब की लंबाई भी धनात्मक में और वस्तु की लंबाई भी धनात्मक में। तो सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान किस में आएगा, धनात्मक। यम का मान किस में आ जाएगा, यम किसका मान होता है, किसको दर्शाते हैं, रेखीय आवर्धन को, धनात्मक। इस तरह से हमने गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन देखा और यह लास्ट हेडिंग थी इसकी, इस चैप्टर की, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। आगे अब इसके जितने भी सवाल हैं न्यूमेरिकल, उनको हल करेंगे अगले वीडियो में, आप देखिएगा उसको। और वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।